कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, है ना। यस सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वापस से वही डाइस थ्रो वाला ले लेते हैं। थ्रोइंग अ डाइस, बुक का ही है एग्जांपल, थ्रोइंग अ डाइस। सैम्पल स्पेस बनाओ पहले, 1 से 6 का 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट ए कंसिडर कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो इस इवेंट ए में कौन कौन से आउटकम्स होंगे? 1 3 6 1 कैसे मल्टीपल हुआ? 3 6 3 और 6। सेकेंड इवेंट बी लो, ऑड इवन नंबर कुछ भी ले लेते, इवन या ऑड। तो बी में कौन से आएंगे? 2 4 6 2 4 और 6। ए का प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3 2/6, 2/6 तो 1/3। बी का 3/6 3/6 तो 1/2 आ गया। अब मान लो हमें दे रखा है कि इवेंट बी अगर पहले कंप्लीट हो गया तो ए गिवन बी निकालना होगा, ठीक है। पी ऑफ ए गिवन बी, फॉर्मूला लगाओगे या तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। ये एक्चुअल में है किसका प्रोबेबिलिटी? पी ऑफ ए गिवन बी ए का ही है। बी के होने के बाद हाँ, लेकिन बी की कंडीशन अप्लाई होगी कि बी ऑलरेडी उसमें कंप्लीट हो चुका है, तो है तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही, बट बी इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड या फिर ऑलरेडी अकर्ड। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स थे? दोनों में एक ही कॉमन है, दोनों में 6 वाला, जो 3 का मल्टीपल भी और इवन नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 6 आया, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। तो इसमें पुट कर दो, ऊपर में 1/6, पी ऑफ बी आया था, इसको ये वाला 3/6 लिख लो ताकि 6 से 6 कैंसिल हो जाए, तो 1/3 बच जाएगा, ठीक है। सर ये चीज़ तो कैसे लाते हैं सर? कैसी? ये वाला ये इंटरसेक्शन है ये। अच्छा, इंटरसेक्शन इन दोनों में देख, इंटरसेक्शन में क्या है कॉमन? ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट निकालना पड़ता है। हाँ, कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 है। हाँ सर। अगर ऐसा नहीं बनाया तो केवल स्टेटमेंट को देख के समझ सकते हैं कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। कौन है? 6 ही तो है केवल, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3। तो इसकी वैल्यू लिख पी ऑफ पी की, सर 1/3। तो देखो पी ऑफ ए भी 1/3 ही आया था, और इवेंट बी पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद इवेंट ए हुआ, तब भी प्रोबेबिलिटी कितना आया? 1/3 आया। ऐसे नहीं, इसका मतलब इवेंट बी के पहले कंप्लीट होने से ए की प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ा? सेम ही तो आया। इसका मतलब बी पे डिपेंड नहीं की। ऐसी पी ऑफ बी क्यों नहीं निकालो? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ऑफ ए, तो न्यूमरेटर में तो था 1/6 डिवाइड में ए का प्रोबेबिलिटी 1/3, कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब बी का प्रोबेबिलिटी अब किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? ए पे। तो सिंस पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी गिवन ए इज सेम एज पी ऑफ बी, so A and B are called mutually independent events. Mutually independent events. तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो चाहे उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, सेम ही मीनिंग है, ठीक है। किसी और इवेंट के होने या नहीं होने से उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो अब जैसे यही वाला लिखा है हमने, पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए, इसी के फार्मूला से अगर हमें कंडीशन निकालना हो, इसका फार्मूला लगाओ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इक्वल में पी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी का निकालो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये ए गिवन बी से आया ऐसा नहीं है। अगर दूसरा वाला फॉर्मूला भी लिखते हैं, पी ऑफ बी गिवन ए को किसके इक्वल लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट के लिए? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट तो ये आएगा अच्छा, किसके independent इक्वल? बी के इक्वल आएगा वापस। बी आएगा उसके हाँ, अभी इधर ये फॉर्मूला लगा दो, पी ऑफ ए
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ P of ए A पी ऑफ बी, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आ जाएगी कंडीशन। बी इंटरसेक्शन ए का हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी का हो, ये तो एक ही हुआ। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने का ये वाला हमें कंडीशन मिल गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, पी ऑफ ए दे रखा होता है, बी दे रखा होता है, ए इंटरसेक्शन बी दिया होता है और चेक करना होता है वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट। एक 11th में पढ़ते थे हम, याद करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ते थे वर्ड, उसका क्या मतलब है? सर दो सेट में जब एक भी एलिमेंट एक दूसरे का ना हो। हाँ, उसका मतलब तो था इवेंट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, और उस टाइम तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इंटरसेक्शन का? 0 हो जाएगा, एम्प्टी सेट का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव इन दोनों में, सर एक बार फिर से लाइन बोलिएगा, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई है नल सेट, तो इसका प्रोबेबिलिटी नल सेट का क्या होगा? 0, कोई एलिमेंट ही नहीं था। तो एक्सक्लूसिव है तब तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है, और जब इंडिपेंडेंट है तो ये पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बन रहा है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल दे रखा है वैसे, पी ऑफ ए इक्वल्स टू दे दिया 0.5, पी ऑफ बी का वैल्यू दे दिया 0.3, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे दिया कुछ 1.5 दे दिया, 1.5 तो होगा नहीं, सॉरी 0.15 दे दिया। ठीक है, और हमें अब चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। ए गिवन बी और बी गिवन ए निकालना पड़ेगा। हाँ, वैसे डायरेक्ट ये वाला कंडीशन यूज कर सकते हैं, जैसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो है ही, सर आ अगर जाएगा ये। इंडिपेंडेंट, हाँ आ जाए, इंडिपेंडेंट है तो फिर इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हम निकाल लेंगे पहले, पी ऑफ ए इंटू तो पी है ऑफ सर। बी। हाँ, ये होगा, ये मल्टीप्लाई कर लो 0.5 इंटू 0.3 तो क्या आ जाएगा? 0.15। तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ही आ गया। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या था? सो दे आर इंडिपेंडेंट। कई बार ऑप्शंस में अब लिखा आता है, उस पर भी ध्यान देना। इंडिपेंडेंट की जगह पे वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, तो जल्दबाजी में कहीं कुछ और प्रूफ करना हो, कुछ और लिख दें। सर अभी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सर डिफरेंस क्या हुआ? इंडिपेंडेंट है इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं कर रही है एक दूसरे पे, जबकि एक्सक्लूसिव का तो मतलब उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट है तो कॉमन एलिमेंट जरूर हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक होगा तब दूसरा वाला इवेंट होगा ही नहीं। एक्सक्लूसिव तो ऐसे जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड करना एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर तुमने डाइस थ्रो किया तो इवन नंबर आ गया तो फिर ऑड नंबर नहीं आया होगा, लेकिन इसमें जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया, इसमें अगर 3 का मल्टीपल आ गया तो ऐसा है कि इवन नंबर नहीं आएगा। 3 के मल्टीपल में भी तो एक इवन नंबर 6 था। जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा था वो वाला है। चलो देखो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्सरसाइज में 13.2, पी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 3/5, इसी में से देख के लिख लें। पी ऑफ बी दे रखा है 1/5, और ये भी दे रखा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। 3/5 3/5 क्यों? सर 3/5 इंटू 1/5 नहीं होगा? हाँ, 3/5 अच्छा 3/25 क्यों होगा इंटू? सर की फॉर्म तो फॉर्मूला में ऐसे ही था ना क्या था फॉर्मूला? ऐसे
सर अगर इंडिपेंडेंट हो अच्छा। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तब निकाल पाते इंटरसेक्शन बी। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती? ए यूनियन बी की ज़रूरत पड़ती। अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया होता तो ये भी होना चाहिए था। सर वो ये होता तो वो फिर वाला इसका वो formula फॉर्मूला ए लगाते प्लस पी हैं। बी हाँ, माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इससे निकालते हैं इंटरसेक्शन बी वाला। ठीक है, तो अभी इंडिपेंडेंट दिया है तो वो हट गया पार्ट। तो ये लिख लो 3/5 इंटू 1/5, इसका 3/25। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 वाला, 7 अच्छा दे रखा है। 7 में दिया है गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 3/5 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्मॉल पी। फिर इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी ऑफ ए का तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, यूनियन का भी दे दिया 3/5। पी ऑफ पी क्या दिया है? पी दिया है, तो हमें इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अननोन वेरिएबल हो गया हमारा। सर बोला है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। दो पार्ट्स पूछे हैं। पहले तो इसने बोला है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और सेकंड पार्ट में कहा इंडिपेंडेंट है। अब जब एक्सक्लूसिव है तब कंडीशन क्या थी? तो भूल गए। एक्सक्लूसिव थे ये वाला। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। नहीं, एक दूसरे के एक्सक्लूसिव है element तो नहीं दोनों में होते। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अच्छा, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितना Zero होगा? होगा। 0 होगा। तो एक्सक्लूसिव है तब तो ये लिखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। अब ए यूनियन बी वाले फॉर्मूला लिखो, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, पी आ जाएगा। जा, मेरे लिए भी लाना थोड़ा, तो जूठा ना हो वो लाना। उधर यूनियन वाला लिखना, यूनियन दे अच्छा इस तरफ ले आया पहले ही। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये हो गया 1/2। इसका वैल्यू चेंज क्यों किए? चेंज नहीं करने की ज़रूरत थी। ए यूनियन बी का वैल्यू दे रखा था 3/5, ए का प्रोबेबिलिटी 1/2, बी का कितना गिवन है? पी गिवन है, तो पी रह गया। इंटरसेक्शन का हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। बस 1। हाँ, तो कैसे भी कर, तो पी का वैल्यू हो गया 3/5 माइनस 1/2। कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5/10, तो पी का वैल्यू हो गया 1/10। तो अगर दोनों एक्सक्लूसिव है तब पी किसके इक्वल होगा? 1/10 के इक्वल। इंडिपेंडेंट सेकेंड पार्ट में लो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर ये जो हम लोग ने पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाला था 1 नंबर से, सर यहाँ पे वही पुट कर सकते हैं? नहीं, पी नहीं निकालेंगे, इन तीनों का यूज करेंगे केवल। इन तीनों का और ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला बनेगा इंडिपेंडेंट, हाँ ये वाला। हाँ सर। सर ये पी अलग है, पी का वैल्यू फिर से निकालना है। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाला था 0 है वो, लेकिन वो तो नहीं होगा, वो तो वो कहाँ एक्सक्लूसिव होगा? के अब लिए तो ये होगा। फॉर्मूला लगेगा नहीं वाला। तो इसमें सर 2 वेरिएबल मतलब 2 कहाँ होंगे? सर पी ऑफ ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू रहेगी ना, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। हाँ सर, तो पी ऑफ ए हमें पता है, लेकिन पी ऑफ बी के लिए हमारे पास पी है, तो ये 3/5 पी होगा, 1/2 पी होगा। अच्छा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट है तो किसके इक्वल होगा? पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल। पी ऑफ ए कितना दिया? 1/2
और ये वाला पी पी दिया है तो कितना हो गया P पी by बाई 2 अब लगा दो वापस यूनियन वाला फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ अब ए यूनियन बी का वैल्यू कितना गिवन है P by 2 A union B so A union B हमें दिया 3/5 3/5 1 दिया by है 10 है कहाँ 1/10 अच्छा ये यूनियन है क्वेश्चन ये इतना ही है फर्स्ट पार्ट में कंडीशन अलग है सेकंड पार्ट में अलग 3/5 सॉरी 3/5 पी ऑफ ए कितना दिया है 1/2 1/2 पी ऑफ बी कितना दिया है P by 2 पी दिया है सर क्या सर पी ऑफ बी का वैल्यू 1 by 10 पी ऑफ बी कहाँ P दिया हुआ है पी ऑफ बी का वैल्यू पी है वो 1/10 अलग पार्ट था क्वेश्चन का अब अच्छा। वापस पी का वैल्यू निकालना है तो पी ऑफ बी को वापस से पी ही लिखोगे अच्छा और ए इंटरसेक्शन भी अभी हम लिखे हैं यहाँ पे P/2 करो सॉल्व ये P में से P का हाफ गया तो P/2 ही बच गया और 1/2 को उधर भेज दो 1/10 हो जाएगा P/2 इक्वल्स टू 1/10 तो P का वैल्यू इस बार कितना आएगा 1/5 2/10 करोगे तो 1/5 आ जाएगा तो जब एक्सक्लूसिव थे तब तो P आया था 1/10 के इक्वल और इंडिपेंडेंट थे तब आया है 1/5 के इक्वल सर ये पैटर्न है क्या ये P सर अगर कुछ एक चीज़ का A union अच्छा, जब वो 2 आया तो इंडिपेंडेंट होता है अगर वो उसका कुछ नहीं वो उसका हाफ होगा ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं है है ना ये तो ऐसे ही बाई चांस आ गया n equal to P sorry 2 हो गया सर 1/5 ठीक है अब देखो एक एग्जांपल ऐसे ही बाकी सारे तो ऐसे ही हैं अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा ये 11th में पढ़े थे हम ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी उसके अंदर इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो इसको किसका होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं हाँ क्योंकि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा पहले A का कॉम्प्लीमेंट होगा फिर B फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट तो P ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट अब एक ये पढ़े थे 10th वगैरह में पढ़ते हैं P ऑफ नॉट A या फिर P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस P of A P ऑफ A लिखते तो अभी यहाँ पे A की जगह क्या लिखा है A यूनियन B इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट तो इधर भी 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B तो ये बन जाएगा 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसके इक्वल आ जाएगा सर एक बार वेन डायग्राम बना के दिखा पाएंगे क्या P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ये कॉम्प्लीमेंट सेट A ये B और ये इसका यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट U ठीक है A कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट आएगा A के अलावा जो बच गया ये सारा अब B के कॉम्प्लीमेंट में B के बाहर B का बाहर वाला पार्ट B को छोड़ के बाकी सब हाँ तो ये सारा बाहर वाला ठीक है इन दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन Intersection। दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट है देखो बीच बोला ना चारों साइड वाला बाहर का है देख बाहर इसमें का। पहले ये ब्राउन कलर था अब ये हाँ सर बाहर इसका मतलब बाहर वाला पार्ट मिला कॉमन तो बाहर वाले को तो ऐसे शेडेड ही कर लेंगे ये वाला पार्ट यही मिला ये एक तरीके से क्या था यूनियन B का A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट था क्योंकि A यूनियन B में कौन सा आ रहा था ये सारा A यूनियन B में था और इस A यूनियन B का क्या है बाहर वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट बस हो गया फिर ठीक है चलो ऐसे ही अब अगर निकालना हो हमें P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट तब क्या बनेगा किसका होल कॉम्प्लीमेंट होगा ये इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट तो ये बन जाएगा इस बार 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B ठीक है
इसका तो मतलब पता होगा, बीच में अगर और लिखा है तो क्या मतलब होता है? यूनियन के इंटरसेक्शन, आई थिंक इंटरसेक्शन यूनियन। यूनियन अगर एंड लिखा होता है तो होता है इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक था ना और ये एक है था एक पी ऑफ ए बट नॉट बी। इसका क्या मतलब होगा? यूनियन आई थिंक पी ऑफ नहीं, ए है लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो ए में से बी को माइनस करना है ये। और ए माइनस बी का सेट थ्योरी में होता था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे लिखा जाता है पी ऑफ इधर ए और बी, इसका मतलब बता इसका बताओ, तू बता। सर मैं प्रोबेबिलिटी तू को बता। स्किप कर दिया। सर तुक्का मार सकता हूँ। हाँ। यूनियन यूनियन, इधर ए और बी का मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, हाँ, कोई सा एक हो जाए, दोनों भी हो सकते हैं, तो यूनियन होगा। फिर अगर कहे पी ऑफ नीदर ए एंड नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, दोनों ही नहीं हुए। जीरो कुछ भी तो नहीं, ए का भी कॉम्प्लीमेंट और बी मतलब का भी हाँ। कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे। ठीक है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। चलो एक देखो एग्जाम्पल। सर पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बट नॉट बी, तो सर पी ऑफ ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन विद बी नहीं होगा? पी ऑफ ए बट नॉट बी का मतलब हुआ ए में से बी हटा दो, तो ये ए के एलिमेंट्स हैं इसमें सारे, हाँ इसमें जो ये बी के आ रहे हैं इनको बाहर निकाल दो, तो ये सारा इंटरसेक्शन पार्ट बी भी बचा। हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये। हाँ ये तो हाँ, तो वही होगा। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कर सकते हैं। ए माइनस, हाँ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कर लो। ए सही माइनस बी है। का मतलब वही होता है, नॉर नीदर ए नॉर बी। अब जैसे एक प्लेइंग कार्ड्स वाला क्वेश्चन ले लें। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 52। मान लो हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है, कोई सा एक, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी? 1/52 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे इवेंट ए तुम्हें कह दे कि एक कार्ड निकालना है, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए, ठीक है। किंग कितना था उसमें? चार चार 4 होते हैं, मतलब कि ऐसे कह दूँ फर्स्ट कार्ड इज किंग। हम 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। ये इवेंट ए कह रहा है, तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी, कार्ड किंग है कितने अभी? 4 हैं, और टोटल है 52, तो 4/52। सर एक डेक में कितना होता था? एक डेक में वो 52 कार्ड्स, सर मतलब कुछ था ना सर कि 52 एक- कार्ड्स ऑफ डेक। डेक का मतलब पूरा एक गड्डी। और सर एक काश प्लेयर है। को कितना मिलता है? वो डिपेंड करता है। प्लेयर तो 2 हैं तो 26 मिलेंगे, 4 हैं तो 13 मिलेंगे। सर तीन। वैसे भी कभी देते हैं ना हाँ, कि एक प्लेयर को किंग मिलने का चांस क्या है अगर उसका फर्स्ट जो कार्ड था वो एक किंग है। क्यों? डब्ल्यू ही है सर उनका। जाओ सर उनको लेके जाना उधर से, सर हिंदी वालों को। सर जैसे कि अब 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो जो 50-50 जो मतलब कि 26 कार्ड इसको मिले, 26 कार्ड इसमें तो 50% चांस होगा कि किंग मतलब कि 2 इसके पास होगा, 2 उसके पास तो होगा। किंग से ही जीतेगा ऐसा थोड़ी कह रहा है, सर इसमें और कुछ रहता है वो सर। तो गेम पे डिपेंड करता है। तुमने अगर किंग को सबसे रखा है भाई, सबसे अपर लेवल पे, सबसे भारी पत्ता जो है। सर सर मैं जो बोल रहा था किसी एक बोलेंगे कि 4 प्लेयर थे एक गेम में। अगर एक प्लेयर को पहला कार्ड को एक किंग मिला है तो उसके टोटल कार्ड मिलने के सर वो परम्यूटेशन वाला टोटल कार्ड मिलने के उसके चांसेस क्या है? टोटल कार्ड Probability. क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सही से लेके आए। 13 सर 13 कार्ड्स में सर उसका प्रोबेबिलिटी क्या है उसके सेट का? 4 किंग थे, उसमें से उसको एक मिल अब गया। उसको एक किंग मिला तो 4/52 ही होगा, और उसको 13 कार्ड मिले उनमें से एक ऐसे। पूरा कॉम्बिनेशन हाँ, तो उसको 52 कार्ड्स में से पहले कार्ड्स कितने मिल रहे? 13 13 मिल रहे, मतलब उसको 13 कार्ड्स दिए, तो 52C 13, ये टोटल पॉसिबिलिटीज। अब उसको टोटल भी तो 13 कार्ड्स मिले, उन 13 में से एक क्या मिला उसको? किंग। किंग मिला, उसका मतलब उससे 4 किंग में से तो एक मिला,
और बाकी किंग के अलावा कितने कार्ड्स बचे? 13। 48 कार्ड बचे टोटल। 48 में से उसको कितने मिलेंगे? 13। 13 क्यों मिलेंगे? एक तो दे दिया 12 उसको, 12 और मिलेगा तो 48 एक सी किंग ऊपर 12। आ गया ना, हाँ एक नहीं एक ये किंग हो गया, तो ये किंग के लिए और ये बाकी अदर 12 हाँ, कार्ड सही वाला ही बोल रहा इससे हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी हमारा आ गया कि फर्स्ट कार्ड किंग आया और हमने किंग वाले कार्ड को अंदर रख दिया वापस से। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं इवेंट बी, इसको हम कह रहे हैं सेकंड कार्ड इज किंग। हमने एक और कार्ड ड्रॉ किया सेकंड टाइम, वो भी 452। पहले हमने रिप्लेस कर दिया इसको, मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि रिप्लेस इज़ डन। ठीक है, रिप्लेस डन हो गया। अब अगर पी ऑफ बी भी पूछें तो सेकंड कार्ड भले ही किंग है, फर्स्ट वाला तो वैसे ही रख दिए थे, वापस किंग अंदर कितने हो गए? 4 ही हो गए, तो 4/52 ही आया। मान लो इसी में अगर रिपीटिशन ऐसे कहता कि रिप्लेस नहीं करना है, सॉरी, रिप्लेस वॉज नॉट डन। अब पी ऑफ बी कितना होगा? 3/52। 3/52 नहीं 52 51 क्यों? होगा, एक कार्ड तो 51, पहले एक कार्ड चला तो गया, पहले ले अब तो लिया बचे ही अंदर 51। हाँ, और किंग कितने बचे? 3। 3 बचे, तो 3/51 ऐसे आएगा। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं इस पी ऑफ बी को? एक्चुअल में ये है, नहीं अब नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज किंग। और ये हम ले रहे हैं कौन सा? रिप्लेस वाला पार्ट। रिप्लेस नहीं करना है तब क्या होगा? मतलब दोनों इवेंट्स को एक साथ कैसे होगा? फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड इज किंग, तो दो इवेंट्स एक साथ होते हैं। एंड का मतलब क्या हो गया? Intersection? इंटरसेक्शन हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? पी ऑफ A into P of ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। हाँ। डिपेंड तो कर रहे हैं ना दोनों, हाँ, रिप्लेस नहीं किया तब तो डिपेंड ही कर रहे हैं। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होगा क्या? देखो नॉर्मली ऐसे समझने में जैसे हमने अभी ऊपर लिखा है फर्स्ट कार्ड इज किंग, मतलब फर्स्ट कार्ड किंग आ गया, उसका प्रोबेबिलिटी कितना था? 4/52। 4/52। एंड लिखा है, इसका मतलब क्या लगाएंगे? इनटू। इसका सेकंड कार्ड किंग आना चाहिए, फर्स्ट वाला हमने रिप्लेस किया नहीं, तो सेकंड कार्ड किंग आया, उसका प्रोबेबिलिटी 3/51। अब लिखने में कैसे लिखते हैं इसको? ये 4/52 किसका प्रोबेबिलिटी था एक्चुअल में? इवेंट ए का, तो पी ऑफ ए। अब रिप्लेस हमने नहीं किया, वो कार्ड बाहर ही है, इसका मतलब इवेंट ए क्या हो गया? कंप्लीट हो गया इवेंट ए, तो ए कंप्लीट हो गया। ए कंप्लीट हो गया। और अब हमें ये सेकंड वाला इवेंट क्या दे रखा है? सेकंड कार्ड इज किंग का मतलब इवेंट बी है ये, तो ये एक्चुअल में किसका प्रोबेबिलिटी है? पी ऑफ बी का। लेकिन कब है? जो इवेंट ए कंप्लीट हो चुका, तो पी ऑफ अच्छा। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? पी ऑफ ए पहले कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ऑफ बी गिवन है क्योंकि ए हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे भी तो आ जाता। पी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए। इस पी ऑफ ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, यही तो हमारा बना। ठीक है, तो इस टाइप से इसी को हम बोलते हैं एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अलग से कोई ऐसे टॉपिक लिख के नहीं है कोई फ़ायदा, ये सब कुछ हम 11th में भी पढ़ लिए थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट कार्ड लेते हैं हम किंग, ठीक है, सेकंड कार्ड लेते, सेकंड कार्ड भी किंग ही ले लो, और इवेंट सी ले लो, थर्ड कार्ड। क्या लिखा है? फर्स्ट कार्ड इज किंग। थर्ड कार्ड क्या निकालेंगे? दो किंग बाय कुछ और निकालें। तो जोकर। थर्ड कार्ड इज जोकर नहीं होता उसमें, तो क्या बोलते हैं इसको? जैक कहते हैं, या फिर एस लिख लो, कुछ ही लिख लो। थर्ड लेकिन कार्ड जोकर वाला कार्ड नहीं होता था क्या उसमें? दिखने में जोकर जैसा था। है एक जोकर 5 जने आ गए खेलने के लिए, क्या 4 ही खेलेंगे तो 5वां क्या करेगा? जोकर वाला। जोकर लेके बैठ जाओ उधर साइड में, देखता रहे हमें ऐसे, मैं इसको खेलता नहीं है। तो उसको क्या खिलाना?
इसीलिए तो उसको जोकर दिए, खेल तू उससे। वो क्रिकेट टीम बनाते तब कितने जने आ जाए, जैसे 11 जने आ गए, 5-5 टीम बना ली, एक रह गया, उसको क्या कहते, तू दोनों तरफ है, ऐसे ही कहते। अगर दोनों तरफ तेरी बारी आए खेलने में तो खेल लेना, वरना खड़ा रहे। सिद्धांत ऐसे क्यों सिद्धांत नहीं खेलता? नहीं, सिद्धांत हम लोग खेलते तो मैंने उस दिन क्रिकेट में सी भी खेला था। थर्ड कार्ड इज एस, ठीक है। चलो अब हमें निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब तीनों इवेंट होने चाहिए ऐसे, पी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज किंग एंड थर्ड कार्ड इज एन एस। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट तो देखे लिख सकते हो, फर्स्ट कार्ड किंग होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। अब किंग तो बाहर चला गया, अंदर किंग कितने बचे? 3 बचे। अब कितना आएगा? 3/51। अब 2 कार्ड्स बाहर चले गए, 2 किंग चले गए, 50। अब कितने बचे? 4/50 कार्ड्स बचे। अब थर्ड कार्ड में एस चाहिए, तो एस तो 4 है अभी अंदर, एस कितना होता है? 4 है, एस 4 होते, अच्छा एस 4 होते तो हैं। एस तो पूरे 4 हैं, तो 4/50। अब इसको देखो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट वाला 4/52 किसका प्रोबेबिलिटी था? फर्स्ट कार्ड इसकी ए का। किंग का अब ये 3/51 किसका है? बी का। केवल बी का नहीं है, ये बी का प्रोबेबिलिटी तब है जब इवेंट ए हमारा कंप्लीट हो गया था, अच्छा, उसके B बाद आया ना, बी गिवन है। है। अब नेक्स्ट वाला सी किस, ये वाला किसका प्रोबेबिलिटी है? सी का। P of C लेकिन ए और बी दोनों कंप्लीट हो गए इसमें, तो इसमें ऐसे लिखेंगे इनटू में पी ऑफ सी गिवन बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे लिखा जाएगा ये। क्यों ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ? ए एंड बी, हाँ सर ए और बी दोनों कंप्लीट हो गए। लिखने से भी होगा ना? हाँ यही लिखेंगे। तो मतलब तू ये कहना चाह रहा था कि सी के गिवन में बी, बी के गिवन में ऐसे लिखें? सर नहीं, सी के गिवन में ए इंटरसेक्शन बी। हाँ तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ये तो एक ही बात हुई, हाँ वो सर उल्टा। ठीक है। तो ये 3 इवेंट्स अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो जैसा वो था वैसा ये भी एक स्टेटमेंट हो गया उसका। तो ये तो नहीं भी होता तो हम वैसे भी करते ही हैं ये चीज़ें। तो अब उनको मल्टीप्लाई वगैरह वो तो बाद में करते रहना, ठीक है। जगह छोड़ा ही नहीं। कुछ नहीं, जाने दो उसको। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 13.2। अभी तो है क्लास का टाइम, ये एक्सरसाइज हो जाएगा। सर क्लास के बाद में और एक डाउट है सर, अभी नहीं। हाँ सर पी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों होने के बाद। बस इतना ही, जस्ट कार्टून गेट फाउंडेशन। वो तो डूब के भाग जाओ। ला चलो पहले क्वेश्चन देखो। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, बुक में देख, सिलेबस बुक है तो। सर 30.2 का हाँ सर फर्स्ट तो कर ही लिया। आप ही तो फर्स्ट तो कर ही लिए थे। सेकंड वाला देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रैंडम। मैं ऐसे ही बता देता, पूरा नहीं सॉल्व करवाता। सर कर लिया हमने कैसे? हाँ नोट कर। हाँ तो फिर लिख ही लो, कुछ कुछ करते रहेंगे, बाकी कर लेना हम लोग में। सेकंड में है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट तो करना नहीं है हमें, रिप्लेसमेंट होगा नहीं। 2 कार्ड्स निकालने हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। पी ऑफ बोथ आर ब्लैक कैसे करोगे? 2 तरीके हैं लिखने सर के। फर्स्ट वाले का तो आपका होगा 4/26। फर्स्ट कार्ड ब्लैक आया तो 26/26। 26/52, ब्लैक कार्ड 26 हाँ होते हैं। 26/52 हाँ। फर्स्ट कार्ड ब्लैक आया 26/52, सेकंड कार्ड भी ब्लैक आया, तो 1/26 क्यों? क्यों? एक ब्लैक कार्ड तो चला गया, ब्लैक कितने बचे? 25/51 बचे, तो 25/51। तो एक तरीके से लिखने में ऐसा था, फर्स्ट कार्ड ब्लैक आया तो पी ऑफ बी, सेकंड को क्या लिखेंगे? बी बी गिवन बी, अच्छा गिवन ठीक है। स्लैश नहीं तो एक्चुअल में तो ये पहले लिखते हैं फिर वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन अभी तुम्हें वैल्यूज़ का पता है डायरेक्ट, तो ये ऐसे ही कैसे लिख ही लो। अब इंटू कर लो उनको, 26 और 52 तो काट देगा 1/2, इंटू में 25/51, ये तो कट जाएगा ना। यस सर। तो 25/102,
सो ये बी इवन बी क्यों हुआ? फर्स्ट कार्ड ब्लैक आ गया और सेकंड ब्लैक आया, मतलब ऐसे लिख लें। अच्छा, इसको B1 लिख लें। B1 का मतलब फर्स्ट कार्ड ब्लैक था। अब इसको सर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज ब्लैक वेयर फर्स्ट कार्ड इज सर ऑलरेडी फर्स्ट ब्लैक। कार्ड ब्लैक को ए और सेकंड कार्ड रो बी लिखने से सही है। हाँ वैसे कुछ भी लिखो, So, B- ऐसे लिख लो, ये भी समझ जाता। सर तो अगर ए और बी लेट के तो सर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी तो तुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि तूने ए इवेंट किसको लिया है। Okay, तुझे sir. लिखना पड़ेगा ए का मतलब फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, बी का मतलब सेकंड कार्ड इज ब्लैक। 50 का 100 नहीं भी लिखते तो उसके नहीं मार्क्स काटते, लेकिन अपना अगर अच्छा बताना है तो भाई जितना भी लिखो। और कैसे तरीका था ये निकालने का? देखो एक और था, पी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक का। ये डायरेक्ट ब्लैक भी ले सकते थे सर। नहीं, देखो 52 में से कितने कार्ड्स निकालने हैं? दो दो कॉम्बिनेशन का यूज कर। 52C2 2 ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26 26 में से भी कितने निकालने हैं? दो ही निकालने हैं। 26C2 को हम कैसे लिखते हैं? 26 इंटू 25। 26 24 भी हो सकता है ना? क्यों 24 क्यों होगा? सर, एक ही तो कम होगा उससे। माइनस होता है कुछ। हाँ वो एक, वो तो मतलब नीचे जो ये- 2 लिखा है तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स हाँ। लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, और नीचे जो ये 2 लिखा है इस 2 का फैक्टोरियल। परमुटेशन में करते 52C2 है तो 52 इंटू 51, नीचे 2 इंटू 1, ये तो कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51, ये यही तो आया था अभी जो मिला। 26 52 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती थी। ठीक है, तो लिख लो ये साइड में कॉम्बिनेशन वाला। ये भी हम यूज करते हैं कहीं कहीं, आगे आएंगे क्वेश्चन में। सर यही भी आएगा वापस? हाँ मतलब इस टाइप का कॉम्बिनेशन का यूज करके लिखना भी आएगा। सर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये भी सेम ही आएगा, वो तो 25/102। ठीक है, ये वाला चैप्टर 11th क्लास में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। इस बार पढ़ा दूंगा मैं इनको 11th में। सर लास्ट टाइम हमें बोला गया था कि ये वाला अगर 11 में अच्छा करना है तो 12 का प्रोबेबिलिटी ही पढ़ के जाना। किस में अच्छा करना है? सर अगर 11 के मैथ्स में अच्छा करना है प्रोबेबिलिटी में तो 12 का ही पढ़ सकते हो, ऐसा बोला गया था। 12th का कुछ ज़रूरत तो नहीं, 11th में क्या ज़रूरत है? ये तो 11th का सिलेबस हो गया, इसलिए पढ़ा दूंगा मैं उनको। हाँ सर। सर परमुटेशन का कैसे था ना, P डिवाइडेड सॉरी पी फैक्टोरियल NPR लिखा होता है तो फैक्टोरियल n माइनस r। 5P2 लिखा है तो फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। और अगर 5C2 होता तो ऊपर में फैक्टोरियल 5, नीचे वाले का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का भी फैक्टोरियल। एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आई? ये वाली। तो इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, 5P2 अपॉन फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। इसलिए NCR का फॉर्मूला होता है NPR अपॉन फैक्टोरियल R। ठीक है, तो कोई सा यूज करो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला सर याद कैसे रहता है? याद ऐसे ही जैसे अभी मैं कैसे लिखा, हाँ सर ऐसे वही तो सर कैसे याद आता है? ऐसे याद रहता। पढ़ो। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज, थर्ड क्वेश्चन देखो। ऑरेंज का बॉक्स है, इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज। कितने हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से? 3 सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें भी रिप्लेसमेंट नहीं करना है, मतलब एक बार जो बाहर आ गया वो आ गया। वरना मान लो ऑरेंज की टोकरी रखी है, एक निकाले वो सड़ा हुआ निकला, उसको वापस रख दिया, वापस निकाले वही आ गया, तो हम तो कहेंगे सारे सड़े हुए हैं, जब क्या पता वो एक ही था बेचारा। तो रिप्लेसमेंट नहीं करना है, जो बाहर आ गया वो बाहर ही रहेगा। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर 3 ऑरेंज निकाले, तीनों अगर अच्छे वाले निकले, तब तो उसको टोकरी को क्या कर देगा? पास कर देगा। द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। 3 में से अगर 2 अच्छे आ गए, एक खराब आ गया तो भी गया वो, उसको नहीं खरीदना। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ इस टोटल कितने हैं? 15। इसमें से 12 तो किस कंडीशन में? गुड कंडीशन में। और बाकी जो 3 बच गए वो किस कंडीशन में? बैड कंडीशन में। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल का क्या मतलब हो गया? ऑल 3 ऑरेंजेस विल बी गुड। जब तीनों ही अगर गुड कंडीशन के हैं तो कैसे करोगे? देखो ऐसे कह दूँ, फर्स्ट वाला गुड कंडीशन में
इस बार थोड़ा नोटेशन लिख के करते। अब फर्स्ट वाला तो आ जाएगा बाहर, इसका इसके नीचे लिख लो, कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 12/15। 12/15। अब एक गुड कंडीशन का बाहर चला गया, अब कितने बचे अंदर? 11। गुड वाले 11 और टोटल कितने हो गए? 14। 14 कितना आएगा नेक्स्ट? 11/14। अच्छा। 11/14। लेकिन Next लिखेंगे है, उसको 11/14। कि सेकंड वन इज़ गुड व्हेन फर्स्ट वाज ऑलरेडी गुड। इसके बाद नेक्स्ट वापस से गुड कंडीशन का ही आना चाहिए। अब क्या आएगा? So एक और 10/13। कम हो जाएगा 10/13। 10/13। इसको अब यहाँ क्या लिखेंगे? P ऑफ G3 इंटरसेक्शन में, G2 सॉरी G1 में G1 इंटरसेक्शन G2। अब तो G2 और G1 दोनों कंप्लीट हो गए ना यहाँ पे। अच्छा पहले G1 हुआ, G1 का क्या मतलब है? फर्स्ट वाला गुड आया। फिर G2 G1 का मतलब है सेकंड वाला गुड आया वेयर फर्स्ट वाज ऑलरेडी इन गुड कंडीशन। इसका मतलब है थर्ड वन वाज गुड व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ वर गुड। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। PG3 काट लो ऊपर नीचे क्या क्या कटता जो भी। 12/15 into 11/14 into 10/13। 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 से जा 15, So 44/182 आ ये 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ये 3 इसको और काटेगा 2 आ गया, तो 22/91। 44 182। क्यों? So 14 into 13। 44/91 ही आ रहा है। 61 4 1 4 5/20 into 10/13। नीचे क्या क्या बचा? So और एक 2 होगा I think। हाँ हाँ। अच्छा So 88/182। तो इनको काट लो से। 44/91 है। हाँ 5 44/91। 6 अगर रिप्लेस वापस कर देते तो 15। सर वो सेम ही तो आता है 4/52 into 4/52 into 4/52। इसका मतलब वो सारे आपस में डिपेंड ही नहीं करते, तो क्या हो जाते वो? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमने पहले 2 इवेंट्स के लिए इंडिपेंडेंट लिखा था, अब ज़्यादा के लिए भी लिख सकते हैं। इफ़ A B C and D आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C इंटू P ऑफ D। सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है तो गिवन में तो आएगा नहीं कुछ, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग वहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 के लिए वो सॉल्व किया था, 2 से ज़्यादा इवेंट्स के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो लास्ट में एक को सर आपके 12th में कितना है किसके? सर आपको क्या? मैथ्स में से 12th में मेरे 145 आए थे। 1। 150 में से। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। डाइस इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस हो गया मतलब 3 बार 3 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स 6 क्यूब। 216 6 क्यूब हो गया 216। 216। हाँ 216 216 कुछ ही कह लो भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इसको इवेंट नाम दे देते हैं। इवेंट ए का मतलब है गेटिंग एन ऑड नंबर सो 3 क्यूब। एटलीस्ट वंस। कैसे? सो 3 अगर फर्स्ट वाले में 3 बार आ सकता है, सेकंड वाले में 3 बार आ सकता है, थर्ड वाले में 3 बार आ सकता है। 3 क्यूब हो जाएगा। देखो इसको हम कॉम्प्लीमेंट वाले से करेंगे। एटलीस्ट वंस का क्या मतलब हुआ?
कौन कौन से आउटकम्स होंगे देखो, या तो फर्स्ट वाले के ऊपर ओड आ जाए और बाकी दोनों पे क्या हो, इवन। कंडीशन चेक करना, फर्स्ट वाले पे ओड का मतलब किसी भी एक पे ओड, जैसे इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट पे ओड बाकी पे इवन, सेकंड पे ओड बाकी दोनों पे इवन, या फिर एक तो ये केस होगा एटलीस्ट में ये आएगा, और दो पे आ जाए ओड नंबर, एक पे इवन और एक पे क्या आ जाए, इवन। तो दो पे ओड कर दो, ओ ई, ये मत लिखना, ये समझ लो ऐसे ही, ओ ई ओ या फिर ई ओ ओ, ठीक है। ये तो हो गया वन टाइम ओड, ये वाला टू टाइम्स ओड। अब तीनों ही बार ओड आ जाए तो सब में ओड आ जाए। तीनों पे ओड। अब और क्या कंडीशन बच गई, इनको देखते हुए क्या लगता है तुम्हें, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती तीनों पे? सर ऑड आए ही ना, ओड आए ही नहीं, इसका मतलब तीनों पे क्या है, इवन। अभी और भी कोई केस बचा? नहीं बचा। इन तीनों में जितने आउटकम्स होंगे उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। इन तीनों को ही तो हमने इवेंट ए का है, तो इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये वाला ही तो होगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इनमें से जो बचा टोटल में से, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो मान लो कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी थोड़ी देर के लिए, जैसे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमारे 1/4 आ गया मान लो, तो हम पी ऑफ ए का निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट 1 - 1/4 करके। तो ये वाले टोटल कितने हैं काउंट करना मुश्किल है। सर ऐसे आएगा हाँ तो ये तो आएगा ही, सर, पी ये ऑफ तो होता ही ए है। सर वो नहीं होगा क्या, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सर 1 - 1/4, 1 - पी ऑफ ए, 1 - पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए होता है। तो पी ऑफ ए भी तो 1 - पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है अगर 1 - पी ऑफ ए, इस पी ऑफ ए को इधर ले आओ, 1 तो - पी ऑफ ए क्या बन जाए 1 - पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी एटलीस्ट लिखा होता है तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं। तो अब देखो जो हमारा ए था उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमारा तीनों के ऊपर क्या आएगा, इवन। इवन आएगा। ये तो हम बड़ी आसानी से भी बता लेंगे। उसका सर एक ही पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी क्यों होगी, तीनों पे इवन आए, क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो, तीनों तीन क्यों है, फर्स्ट वाले पे फिर क्या पॉसिबल है 2 4 6, सेकंड पे भी 2 4 6, थर्ड पे भी 2 4 6, टोटल कितने बनेंगे 3 × 3 × 3 27 आउटकम बनेंगे। 27। तो बस 27 आउटकम्स आ गए, तो बाकी कितने बचे 216 है टोटल, हाँ सर उसमें 26 को माइनस कर देंगे। 9 बचा। तो हम क्या करेंगे, हम पी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक कॉम्प्लीमेंट वाले से 1 - पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, एक बार इवन ऑन ऑल 3 टॉसेज, यही तो मतलब हुआ। तीनों टॉस पे क्या आया, इवन आया। तो तीन पॉसिबल, मैं ऐसे 3 बॉक्स बना देता हूँ परमुटेशन वाले में जैसे हम करते थे, ठीक है। फर्स्ट वाले पे इवन आया, कितनी पॉसिबिलिटी 3, 2 4 6, सेकंड पे भी 3 पॉसिबिलिटी, इस पे भी 3, टोटल कितने हो गए 27। तो ये क्या आ जाएगा 1 - 27/216, इसको माइनस कर दोगे 216 - 27/216, 16 माइनस हुआ 11 और माइनस होगा 189 सर। 189/216 आ गया, ठीक है। एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है नन ऑफ द, यही होता है। देखो अभी क्या था, एटलीस्ट 1 इज ऑड, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है नन इज ऑड, और नन इज ऑड इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आर इवन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं कल 11th में भी बता रहा था। एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है नन, ऐसी नन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एटलीस्ट। एटमोस्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एटलीस्ट वंस आता है, वैसे एटमोस्ट वंस नहीं आएगा। एटमोस्ट में जैसे जितने हैं 3 हैं, तो एटमोस्ट 3 आएगा। तो एटमोस्ट 3 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वही सेम नन। एटमोस्ट 3 का कॉम्प्लीमेंट भी नन ही आ जाएगा। एटमोस्ट 3 ओड आने चाहिए, उसमें क्या क्या आता है देख, एक तो तीनों पे ही क्या नहीं आना चाहिए था, इवन। नहीं जैसे ऐसे लिखा होता, करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर हम इवेंट बी ले लेते हैं। बी का मतलब एटमोस्ट 3 इवन है ना, 3 इवन ही ले लो, या फिर 3 ओड ले लो। मतलब तीनों पे क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। एटमोस्ट 1 से तो नहीं होगा। तो कौन कौन से इवेंट इसमें आ जाएंगे देखो, तीनों
तीनों एटमोस्ट है मतलब मिनिमम जीरो भी हो सकता है, तो तीनों के ऊपर क्या आ सकता है? इवन, एक केस। सेकंड, एक और एक के ऊपर इवन ओड आ जाए और दो के ऊपर इवन, और क्या बचेगा? एक के ऊपर इवन और दो के ऊपर ओड, चौथा क्या बचेगा? तीनों के ऊपर ऑड, ओड। और कोई बचा है इसमें से? सारे कवर हो गए वन, एटमोस्ट में। एटमोस्ट में 3 ओड आ गया तो इसका प्रोबेबिलिटी फिर कितना होगा? जब सभी कवर हो गए तो 2160 तो आ गया। सभी आउटकम्स तो कवर हो गए ना इसमें, सारे इवन वाले, सारे ओड वाले, 2 इवन, 1 ओड, 2 ओड, 1 इवन, और क्या बचा? सर इसका पॉसिबिलिटी कितना है किसका? सर सेकंड वाले 2 इवन और 1 ओड का। तो 2 इवन और 1 ओड 3 नहीं, 3 इंटू और 3 होगा, फैक्टोरियल 3। जैसे एक नंबर मैंने 1 लिया फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे 3 लिया, और थर्ड वाले पे क्या ले लिया? इवन नंबर जैसे 4 ले लिया। तो इन 3 से भी तो कुछ और आउटकम्स बना सकते हैं। 1,4,3 भी तो बनेगा, 4,3,1 भी बनेगा, 4,1,3 भी बनेगा, 3,1,4 भी बनेगा, और 3,4,1 भी बनेगा। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे उसको? तो जैसे ये वाला है इवन इवन ऑड वाला, इवन इवन और ऑड। तो पहले तो इवन है कितने हमारे पास में? 3। ये इवन कितने हैं? ये भी 3। और ऑड कितने हैं? 3। तो 27 तो आ गए। अब 27 तो ये पॉसिबिलिटी ऐसे हुई सेलेक्ट करने की। अब एक सिलेक्शन में हमारे पास में कितने आउटकम्स हैं, कितने एलिमेंट्स रहेंगे एक सिलेक्शन में? 3 रहेंगे, जैसे अभी कहा था हमने 1 4 3। तो इन 3 को भी तो कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। तो ये किससे इंटू हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 से। तो 27 इंटू फैक्टोरियल 3 6 है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, 6 7 या 42, 162 आउटकम्स हो गए ऐसे। ठीक है, ये तो तुम्हें बताया था ना, जैसे कॉइन को 7 टाइम्स टॉस किए, 5 हेड्स और 2 टेल्स वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो परम्यूटेशन से निकालना है। कैसे करेंगे? टोटल 7 सेलेक्ट हुए तो फैक्टोरियल 7। हेड 5 बार आया तो किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 5 से। टेल 2 बार आया तो किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 2 से। तो ये इतने आउटकम्स बनेंगे टोटल। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, तो ये कैसे होता है? नंबर है, जैसे मैं ऐसे लिखूँ कॉइन 7 बार। राजा से कितने वर्ड्स बनेंगे? पहले तो 4 लेटर्स हैं फैक्टोरियल 4, लेकिन जो रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में जाता। हाँ, तो भाई 5 हेड्स लिखे हैं, ऐसे साथ में लिख लो, और 2 टेल लिख लो। अब इनको ही तो आपस में अरेंज करना है, तो टोटल 7 लेटर्स से वर्ड्स फैक्टोरियल 7, 7p7, 7 में से 7 को सेलेक्ट करके अरेंज किया, 7p7, इसको फैक्टोरियल 7 कहते हैं। और अब हेड 5 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 5, टेल 2 बार हुआ तो फैक्टोरियल 2। टोटल सर यही होता है ना टोटल तो पता नहीं। हाँ 7 इक्वल 7 का फैक्टोरियल होता है। हाँ, 7p7 फैक्टोरियल 7 होता है। पूरा भूल गया। NCN इसका तो 21 ही आएगा ना? किसका? इसका हाँ सर। 7 इंटू 6, हाँ 21 होगा। शाबाश, गुड। ठीक है, सर मैं याद रह गया था। अरे गलत किया है, 42 आएगा। चलो देखो, कैसे 42 आएगा? सर 42 नहीं आएगा 21 आएगा, सर, 7/6। सही हो। नेक्स्ट देखो, इफ़, ये वाला एक लास्ट कंसेप्ट लिख लो, बाकी क्वेश्चन करेंगे। इफ़ A and B are independent, if A and B are independent, then A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। A complement and B will be also independent. और थर्ड A and B complement are also independent. मतलब 2 इंडिपेंडेंट आ गए इवेंट, तो उनके कॉम्प्लीमेंट लो, कैसे ही इंटरसेक्शन कर लो, वो भी वापस से क्या मिलेगा? इंडिपेंडेंट ही आएगा। कि एक A है एक B है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक का कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक ऐसे ले लो तब भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, दोनों के कॉम्प्लीमेंट ले लो तब भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, कैसे कर लो। जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें दे रखा है A and B आर इंडिपेंडेंट।
ठीक है। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी बताओ, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो? सेम ही होगा। अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछते तब क्या लिखते हैं? इंडिपेंडेंट में क्या पी लिखते ऑफ हैं? ए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते तो इंटू कर देते। अब हम ऊपर में लिखें अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट है। सो पी ऑफ बी इवन ए नहीं होता? नहीं, कहाँ से होगा? अच्छा वो नहीं था। ये कैसे होगा? बोलो। अब ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी? पी ऑफ यूनियन कहाँ से आया? यूनियन इंटरसेक्शन। कहाँ इंटरसेक्शन? सो इंटरसेक्शन ही ना। ए और बी नीचे का वाला इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो रहा है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब ए और बी की जगह पे ए P of कॉम्प्लीमेंट और A बी complement कॉम्प्लीमेंट और B है। complement, पी ऑफ हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी सर कॉम्प्लीमेंट। एक जो था ना पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन है सर, वो किसका था? कुछ देर पहले सीखा था। तो वो भी इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी कि पी ऑफ ए गिवन बी वापस से पी ऑफ ए आएगा और उसी वाले से ये वाला निकल रहा है फॉर्मूला, उसी वाले को डिराइव करना है। सर फिर ऐसे ये कैसे होगा जिन पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का भी ऐसे ही बनेगा। सेम बनेगा। यहाँ लिखे हैं ना, ये दोनों भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या होगा? अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी। अच्छा बी। हाँ, अब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? 1 माइनस पी ऑफ ए लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? 1 माइनस पी ऑफ बी लिखते हैं। अब ये ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है। बाकी या तो क्वेश्चन तुम कर लेना वरना कल देखेंगे।